एवरीवन। आज है 2 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि यूपीएससी की जो नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन बनी है। केरल का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ अभी हाल ही में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। अभी हाल ही में नौसेना दिवस परेड में रशिया में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया? कर्नाटका ने। चर्चे में रही जापान की सादो द्वीप सोने की खदान जिसे यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान जो चर्चे में था, ये आप रिलेट कर सकते हैं राजस्थान से। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में नीता अंबानी ने पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। जय शाह के बाद एसीसी के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी। और अभी हाल ही में हमास प्रमुख इस्माइल हनीयेह की तेहरान में उनके आवास पर जायोनी हमले में हत्या कर दी गई। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कुल 25,000 प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, नई दिल्ली में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। इस सत्र के दौरान यूनेस्को की विरासत सूची में कितने नए विरासत स्थल ऐड किए गए हैं? याद रखें, अभी हाल ही में 21 जुलाई से 31 जुलाई तक राजधानी दिल्ली में यूनेस्को की 46वें सत्र की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 24 कुल नए विरासत स्थल जोड़े गए हैं। इसका एडिशन 46वां है। एक तो ये याद रखें, होस्ट किया गया है राजधानी दिल्ली के द्वारा। और ये आप जरूर याद रखें कि भारत ने पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 21 को यूनेस्को के जो महानिदेशक है ऑद्रे अजौले, इनकी उपस्थिति में इस बैठक का उद्घाटन किया। और समापन समारोह ये जुलाई के लास्ट में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा संबोधित किया गया है। अब 24 नए स्थल इसमें शामिल किए गए हैं विश्व धरोहर सूची में, जिसमें कि 19 तो हो गए सांस्कृतिक, 4 हो गए प्राकृतिक और एक मिश्रित कैटेगरी में शामिल किया गया है। देखिए, अब दुनिया में 1223 यानी कि 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है, जिसमें कि 952 यानी कि 952 ये सांस्कृतिक कैटेगरी है, 231 प्राकृतिक है और इसमें 40 मिश्रित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक विरासत स्थल किस देश के शामिल है? इटली के, कुल 60। इसके बाद फिर है चाइना 59 के साथ दूसरे स्थान पर। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ऑद्रे अजौले वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भारत के इसमें कुल 43 स्थल शामिल है और 43वां स्थल जो अभी हाल ही में शामिल हुआ है ये हो जाएगा असम का मोइदम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है राजधानी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज से ही यानी कि 2 अगस्त से 7 अगस्त तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी होने जा रही है। लगभग 66 यानी कि 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। हालांकि भारत इसके पहले 1958 में इसे होस्ट कर चुका है। ये जो सम्मेलन है कृषि अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 32वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस बार की थीम क्या है? ट्रांजिशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। यदि मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, तो पहली बार इसने खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिसंबर लास्ट में आयोजित किए गए थे, पहली बार ये आयोजित किए गए थे। और इसमें टॉप पर जो राज्य रहा था ये रहा था हरियाणा। और इसका शुभंकर यानी कि मस्कट भी मैं ऐड कर देती हूँ, तो ये रहा था उज्ज्वला जो कि एक गौरैया है। यदि मैं बात करूं गुवाहाटी की, ये असम का शहर है। इसी गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका चौथा एडिशन 2024 का अभी रिसेंटली आयोजित किया गया था, इसमें टॉप पर रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इसका भी मैं मस्कट ऐड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा
अष्ट लक्ष्मी। डन। मुंबई ये जलवायु परिवर्तन के लिए यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए पहली बार समिट की मेजबानी करने जा रहा है। 37वें नेशनल गेम्स जो आयोजित किए गए थे गोवा में, और इसमें टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। आप ये जरूर याद रखिए, ये मैं 2023 की बात कर रही हूँ। इस साल यानी कि 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल ये होस्ट करने जा रहा है उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर तीसरा है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा मेडल किसने जीता है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहला मेडल मनु भाकर ने जीता था, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। फिर संयुक्त रूप से सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने दूसरा मेडल जीता, हालांकि दोनों में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। अभी तीसरा मेडल रिसेंटली जीत लिया है स्वप्निल कुसाले ने। जो स्वप्निल कुसाले है ये भी निशानेबाजी से यानी कि शूटिंग से रिलेटेड है। इन्होंने फाइनल में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने अपना मैच 451.4 अंक के साथ समाप्त किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। देखिए आज तारीख है 2 अगस्त और ये सुबह आपको मैं क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ। तब तक तो ये 3 ही मेडल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मनु भाकर और फिर संयुक्त रूप से फिर मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले, तो तीनों से ही आपको ब्रॉन्ज मेडल रिलेट कर लेना है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं पीवी सिंधु की, तो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी है। 2 ओलंपिक मतलब कि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि जो मनु भाकर है ये एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीती हैं, जबकि पीवी सिंधु एक बार 2016 के रियो ओलंपिक में जीती हैं, फिर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ये मेडल जीत चुकी हैं। अब 2024 में इनका परफॉर्मेंस बाकी है। नेक्स्ट चलते, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है, कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई के लास्ट में यानी कि 31 जुलाई 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित होने वाले एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी या इसे आप कह सकते हैं विश्व शिल्प शहर का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। विश्व शिल्प परिषद की जो विश्व शिल्प शहर की कैटेगरी है, इसमें शामिल होने वाला कश्मीर भारत का चौथा शहर बना है। इसके पहले राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का मामल्लपुरम इसे 2015 में और कर्नाटक के मैसूर को इसमें 2018 में शामिल किया गया था। जहां जयपुर, मामल्लपुरम और कश्मीर को विश्व शिल्प शहर का टैग मिला, वहीं मामल्लपुरम को उसके पत्थर शिल्प यानी कि पत्थर पर जो नक्काशी की जाती है ना, इसके लिए ये मान्यता मिली है। अब यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, तो भारत का पहला सोलर सिटी यदि आप रिलेट करें तो ये हो जाएगा सांची। ये मध्य प्रदेश का शहर है। ग्वालियर भी हालांकि मध्य प्रदेश का शहर है। यूनेस्को के द्वारा इसे सिटी ऑफ म्यूजिक यानी कि भारत के संगीत शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। और यदि बात की जाए कोझीकोड की, तो इसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर के रूप में चुना था। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 5वां, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस साल इसे होस्ट करने जा रहा है अपना ही देश भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2 फेज में आयोजित होने हैं, 6 अगस्त से 14 अगस्त तक एक बार तमिलनाडु के कहा सुलार में, और दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 30 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है। और बात की जाए यदि यहाँ से हवाई अभ्यास की बात की जा रही है, मतलब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाता है अपना, और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। विवेक राम चौधरी यानी कि VR चौधरी ये हो जाएंगे वर्तमान में इसके प्रमुख। ऑस्ट्रेलिया ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज इस साल का होस्ट करने जा रहा है। कल मैंने गलती से कह दिया था कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर ये नाटो सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, हालांकि कमेंट बॉक्स में मैंने करेक्ट कर दिया था। याद रखें वॉशिंगटन ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो समिट की मेजबानी करी है, और फ्रांस की कैपिटल पेरिस ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे हैं कि ये समर ओलंपिक होस्ट कर रहा है, जिसका ये 33rd यानी कि 33वां एडिशन है। सवाल नंबर 6वें की तरफ चलते हैं। जो रैपिडो है, ओला उबर की तरह आप रैपिडो का भी यदि इस्तेमाल करते होंगे, तो सवाल है कि
रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है? सबसे पहली बात, यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है, पहले भी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। यूनिकॉर्न आप ये कह सकते हैं ऐसी कंपनी जिसका जो बाजार पूंजीकरण है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, ये यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में शामिल होता है। हालांकि भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 100 से अधिक है, लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ें, इस साल यानी कि 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाला ये तीसरा भारतीय स्टार्टअप बन गया है। इसके पहले परफ्यूज और कुट्रिम ये ऑलरेडी यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में शामिल थे जो 2024 में बने हैं, और अब तीसरा बन गया है इसमें रैपिडो। ओला और उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली जो रैपिडो है, इसने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने की बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों की सदस्यता यानी कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मेंबरशिप आधारित योजना शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये बना है 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कंपनी। नेक्स्ट चलिए, किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? देखिए, कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के एग्जाम्पल देते रहती हूँ मैं। CAPF, इस CAPF में आपका क्या आता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आता है, ITBP आता है, SSB आता है, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आता है, इसमें आपका BSF आता है। इसी में ना यदि आप ऐड करें तो जो असम राइफल्स है, असम राइफल्स सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना की गई थी 1835 में, 1835 में, और इसी के महानिदेशक का पदभार अभी हाल ही में विकास लखेरा ने संभाल लिया है। तो अभी हाल ही में जो विकास लखेरा है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, इन्होंने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। वही लेफ्टिनेंट जनरल ये जो है विकास लखेरा, ये लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर को रिप्लेस करेंगे, जो 4 दशकों से यानी कि 40 साल की सेवा के बाद रिसेंटली रिटायर हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने डिस्कशन किया CISF का, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एरिया में निगरानी रखने का काम करती है, और इनके जवानों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? एयरपोर्ट्स पर भी की जाती है। आप लोगों को याद होगा कंगना रनौत का थप्पड़ कांड, CISF की महिला जवान के द्वारा ही उन्हें थप्पड़ जड़ा गया था, तो इनके जवानों की नियुक्ति एयरपोर्ट्स पर भी होती है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे। CRPF के जवानों की नियुक्ति ना बेसिकली नक्सलाइड एरिया में की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो ये हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है शील नागू, इनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। जो गुलाब चंद कटारिया है, ये पंजाब के 30वें राज्यपाल बने हैं, और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब देखिए, ये जो पूरी लिस्ट है, यहाँ पर मैंने पूरे अपडेटेड गवर्नर जो रिसेंटली बनाए गए हैं सब कुछ ऐड कर दिया है। जैसे कि गवर्नर ऑफ असम एंड हैज ऑल्सो बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ मणिपुर, यानी कि असम के राज्यपाल जिन्हें मणिपुर का भी एडिशनल चार्ज मिला है, यह है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मैं आपको बता चुकी हूँ, भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है, तो इसी के तहत एडिशनल चार्ज इन्हें मिला है, आप कह सकते हैं। गुलाब चंद कटारिया के बारे में बता चुकी हूँ। सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर हैं। महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट यानी कि LG ये हो जाएंगे के कैलाश नाथन, छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे रमनडेका, मेघालय के CH विजय शंकर, और महाराष्ट्र के हो जाएंगे CP राधा कृष्णन। महाराष्ट्र के 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में साधना सक्सेना नायर, ये भी हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है, और वह पश्चिमी वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनने वाली पहली महिला रही थी। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सुप्रीता सीटी है, ये सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी बनी, पहली शिवा चौहान थी। अनामिका राजीव के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि इंडियन नेवी की पहली महिला जो हेलीकॉप्टर पायलट है, हेलीकॉप्टर पायलट
ये बनी है अनामिका राजीव। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हो जाएंगी। 10वें नंबर का सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड कृषि निर्यात सुविधा किस पोर्ट पर स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन मुझे लगता है अभी आपको मैंने पिछले हफ्ते पढ़ाया था। तो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लगभग 284 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि आप कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल के आधार पर ये जो परियोजना है इसे मंजूरी दे दी है। पारादीप पोर्ट की यदि मैं बात करूं तो ये ओडिशा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कांडला पोर्ट ये आपका हो जाएगा गुजरात में। डन। अब लास्ट में मैंने विश्व में पहले के फैक्ट्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान में लॉन्च हुआ। सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश वेनेजुएला। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की घोषणा नासा ने की है। अभी हर्पीज वायरस चर्चे में था। हाथियों को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका अमेरिका ने लगाया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश थाईलैंड बना। लकड़ी का पहला सैटेलाइट लिग्नोसेट, जो कि जैक्सा जापानीज स्पेस एजेंसी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अभी हाल ही में फ्रांस ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी नाम का एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया। कल मैंने आपसे पूछा था पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया? आंसर था शाहरुख खान। आज का सवाल है, हाल ही में महिला एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।